Anahtarı bul Mergen! अर्तुरुल सीजन 5 की किस्त नंबर 11 में बाहर आकर अर्तुरुल अब्दुर्रहमान से कहता है कि कबीले में पैगाम भेजो कि सिपाही कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, सब सिपाही तैयार रहें और गुंदूज जिसको भी नजर आए उसको वहीं पर गिरफ्तार कर ले। अगले सीन में तलायकूत मर्गन को पकड़कर जोर से धक्का दे देता है। तलायकूत के साथी कहते हैं कि ये गद्दार किस तरह से हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो हमारी जिंदगियां बचाई हैं। तलायकूत कहता है कि बेवकूफों, इन्होंने चाल चली है ताकि वो तुम्हारे बीच घुसकर मालूमात हासिल कर सकें। मर्गन गद्दार है और यही नोयान की मौत का जिम्मेदार है। तलायकूत का साथी आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, लेकिन तलायकूत उसको रोक देता है और कहता है कि इनको मारना अभी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें सबसे पहले ये पता चलाना होगा कि ये लोग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। तुर्गुत कहता है कि हमारे पास बताने को कुछ नहीं है। तलायकूत कहता है कि तुम्हारा मुंह खुलवाना मुझे आता है। इसके बाद वो मर्गन और तुर्गुत को बांध देते हैं। अगले सीन में अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही चौकस खड़े होते हैं। इतने में अलबिल के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। शोर शराबा सुनकर अर्तुरुल फौरन बाहर निकल आता है और जंग छिड़ जाती है। जंगूज भी ये सब कुछ देख रहा होता है। जंगूज की लगाई हुई आग कामयाब हो जाती है। इतने में अलबिगाय खातून के मजीद सिपाही अंदर घुस आते हैं और मार धाड़ शुरू हो जाती है। अगले सीन में गुंदूज अपने दोस्त चारे से कहता है कि बाबा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए थी कि मैं ईराने से प्यार करता हूँ। चारे कहता है कि गुंदूज मुझे माफ कर दो क्योंकि
क्योंकि मेरे पास उनको बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुंदूज कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, मुझे कपड़े चाहिए और तलवार और खाना लाकर दो। चारे कहते हैं कि मेरा मशवरा है कि तुम अर्तुल साहब के गुस्से को हवा मत दो। गुंदूज कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं साबित करूंगा कि मैं बेकसूर हूँ और अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो बताओ। चारे कहता है कि मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ और मैं आपके साथ हूँ। अगले सीन में अर्तुल और उसके साथियों को अलबिगाय खातून के सिपाही घेर लेते हैं। इतने में अर्तुल बिना कुछ सोचे फानूस पर छलांग लगा देता है। इसके बाद अर्तुल अपनी तलवार लहरा के कहता है, जो भी अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है या फिर अपनी माँ को बेटे से महरूम करना चाहता है वो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। इतने में बमसी वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ पहुँच जाता है। अर्तुल बमसी से कहता है कि सिपाहियों को पीछे हटा लो। सब सिपाही अपने मयान में तलवारें रख देते हैं और अलबिगाय खातून का एक सिपाही जो कि जख्मी हो चुका होता है, अर्तुल कहता है कि इसको आर्तुक साहब के पास ले जाओ। फिर सब सिपाहियों को कहता है कि तुम लोगों का दुख मेरा दुख है और तुम्हारा इंतकाम मेरा भी, लेकिन जब तक उमर साहब का कातिल नहीं मिल जाता तुम सब लोगों को इंतजार करना होगा। इतने में एक सिपाही चीख कर कहता है कि कातिल तो तुम्हारा अपना बेटा गुंदूज है। अर्तुल आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वाकई मेरा बेटा इस सब का जिम्मेदार हुआ तो मैं खुद उसको सजा दूंगा। इसके बाद वो सब सिपाहियों से कहता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे कबीले के सिपाहियों पर हमला करने की जुर्रत की तो उनको सजाए मौत दी जाएगी। इसके बाद अर्तुल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अलबिगाय खातून अपने बाप के पास बैठी रो रही होती है। उसका साथी उसके पास आता है। अलबिगाय खातून कहती है कि फौरन मेरे भाई के पास पैगाम भेजो और उनको बताओ कि अर्तुल साहब के बेटे गुंदूज ने बाबा को कत्ल कर दिया है, ताकि वो अपने सिपाहियों के साथ सोगत आ जाएं और मेरे कबीले तक भी पैगाम पहुंचाओ कि अभी वो हिजरत नहीं करेंगे। अगले सीन में अर्तुल अपने सिपाहियों से कहता है कि इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा खुश दरागूस ही होगा और इस सब का जिम्मेदार भी वही है। हमें इस मुश्किल वक्त से निकलना होगा। बमसी कहता है कि भाई अभी तक तुर्गुत की भी कोई खबर नहीं आई, पता नहीं वो चाबी लेने में कामयाब हुआ भी कि नहीं। अर्तुल कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो क्योंकि तुर्गुत जानता है कि चाबी कितनी अहम है। अगले सीन में दरागूस अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। फिर वो अपने साथियों को अर्तुल की नकल करके दिखाता है कि किस तरह से उसने छलांग लगा दी और ऐसे लग रहा था जैसे उसके पर निकल आए हैं। मुझे इस आदमी का जोश और जज्बा बहुत पसंद है। और अलबिगाय खातून के सिपाही तो उसके सामने ऐसे हो गए थे जैसे पत्थर हों। हमारा मकसद था आग लगाना जो कि हम पूरा कर चुके हैं, अब तुर्क की आग में जलेंगे। उसका सिपाही उससे पूछता है कि आपने अब गुंदूज के बारे में क्या सोचा है। जंगूज कहता है कि मैं गुंदूज को ढूंढकर अलबिगाय खातून के सामने पेश कर दूंगा, फिर वो लड़की जब अपने बाप का बदला लेगी तो कितना अच्छा होगा। ये सब कहने के बाद जंगूज अपने सिपाही काराबेला से कहता है कि तुम फौरन मैकिस के पास जाओ और उसे हमारे ख्यालात से हम आहंग करने की कोशिश करो। और बाकी सिपाहियों से कहता है कि तुम फौरन उमर साहब के कत्ल की खबर फैला दो और ऐसा माहौल बना दो कि ताजिर सोगुत छोड़कर चले जाएं। अगले सीन में मैकिस के पास जंगूज के आदमी आते हैं और उसको गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। वो आदमी मैकिस से कहते हैं कि या तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर तुम हमारे साथ काम करने की हामी भर लो। तुम्हें तुर्कों को छोड़कर हमारे साथ काम करना होगा। मैकिस चिल्ला कर कहता है कि कोई भी मुझसे ये काम नहीं करवा सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेहतर है कि अभी मार दो। जंगूज का आदमी उसके गर्दन में रस्सी डालकर उसका गला दबाने लगता है। मैकिस बेसुध सा नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो आदमी एक अंगूठी और एक चेन उसकी तरफ फेंक देता है। मैकिस कहता है ये तो मेरी बीवी और मेरे बेटे की हैं और ये सब तुम्हारे पास कैसे आई। मैकिस उन पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे आदमियों के साथ खैरियत से हैं, इसलिए तुम्हें अकल से काम लेना होगा वरना वो बेगुनाह भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे। अब ये तुम पर है कि या तो तुम अपने खानदान को बचाओ या मरवा दो। चाहो तो तुम ये सब कुछ जाकर अर्तुल साहब को बता सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे और अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम सोगुत पर दोबारा कब्जा कर लेंगे और तुम्हें इस बाजार का इंचार्ज बना देंगे। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। मैकिस कहता है कि तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं अपनी बीवी और बेटे से कब मिल सकता हूँ। वो आदमी कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा और मुनासिब वक्त पर हम तुम्हें तुम्हारी बीवी और बेटे से मिला देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मैकिस रोता हुआ नीचे बैठ जाता है। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ नीचे आता है लेकिन अलबिगाय खातून और अताज उनका रास्ता रोक लेते हैं। अताज अर्तुल से कहता है कि आपने हमारे सिपाहियों को मारा और फिर हमारे सरदार को कत्ल कर दिया, क्या अब हमारी बारी है। अर्तुल कहता है कि ये मामला जितना आपके लिए तशवीशनाक है उतना हमारे
तुम्हारे लिए भी है और मैं आपके गुस्से को समझता हूँ। मैं कातिलों को ढूंढ कर इस सब की सजा जरूर दूंगा। अलबिगाय खातून कहती है कि कातिल तो आपका अपना बेटा गुंदूज है, हमें आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अर्तुगरुल कहता है कि सुनो खातून, मैं और आर्तुग साहब जांच पड़ताल के लिए जाएंगे और आप भी हमारे साथ आएं। अताज कहता है कि हम किसी को भी अपने सरदार के करीब आने की इजाजत नहीं देंगे और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा और हम लोग मौत से नहीं डरते। अर्तुगरुल कहता है कि इस सराय में मौजूद हर शख्स को मैं मशकूक समझता हूँ और मैं हर एक से इस बारे में तफ्तीश करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कातिल सराय में किस तरह से आया। हमें ये सब पता चलाना होगा और आप भी हमारे साथ आएं और अपने सिपाहियों को कहें कि हमारा रास्ता छोड़ दें। अलबिगाय खातून अपने सिपाहियों से कहती है कि हट जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल आर्तुग साहब के पास सरदार उमर की लाश के पास आता है। अलबिगाय खातून और अताज भी उनके साथ मौजूद होते हैं। इसके बाद आर्तुग साहब गुंदूज का खंजर उठाकर जख्म का जायजा लेता है कि क्या ये जख्म इसी खंजर के हैं। देखने के बाद वो अर्तुगरुल को बताते हैं कि ये जख्म इसी खंजर के हैं। अर्तुगरुल कहता है कि फिर उन दो सिपाहियों के बारे में आपका क्या ख्याल है। आर्तुग साहब कहते हैं कि तहकीक करने के बाद मुझे ये पता चला है कि उनका कत्ल दो मुख्तलिफ हथियारों से हुआ है। अर्तुगरुल कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो हमलावर अकेला नहीं था। फिर वो अलबिगाय खातून को बताता है कि शायद वो 3 लोग थे। उन्होंने पहले पहरादारों को मारा, इसके बाद उनमें से एक कातिल अंदर आया, फिर उसने यहाँ पर मौजूद एक सिपाही को मारा, इसके बाद सरदार उमर को, और उन्होंने ज्यादा मज़ाहमत नहीं की और आपको ये खंजर तो यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। मैंने अपने बेटे की एक बहादुरों की तरह परवरिश की है और अगर मेरा बेटा कातिल होता तो वो कभी भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपना खंजर यहाँ पर बगैर किसी मज़ाहमत के भूल जाए। ये यकीनन कोई ऐसा कर सकता है जो गुंदूज को फंसाना चाहता है। जिसने भी कत्ल किया उसने जानबूझकर खंजर को यहीं फेंक दिया। अताज कहता है कि आप ये किस्सा सल्जूकी सिपाहियों को तो बता सकते हैं जो यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आ रहे हैं। अलबिगाय खातून कहती है कि हमने ये सब देख भी लिया और सुन भी लिया। अब या तो आप अपने बेटे का सर खुद उतारेंगे या फिर हम ये खुद कर लेंगे। बाहर आकर आर्तुग साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि इस बात से ये साबित हो गया कि गुंदूज का इसमें कोई हाथ नहीं है और हमें उन्हें हर हाल में ढूंढना है। अर्तुगरुल कहता है कि जब इस वाक्य का कोने में पता चलेगा तो वो इंसाफ के लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे की जान लेने के लिए आएंगे और हमें उस दरागूस को हर हाल में ढूंढना होगा। जांगूज उनके पास आ जाता है और कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझे छत मुहैया की और काम दिया। ऐसे इंसान का, ऐसे मुनसिफ सरदार का बेटा कभी भी सूद में मुलविस नहीं हो सकता और ना ही वो एक बूढ़े आदमी को कत्ल कर सकता है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपके बेटे पर रहम करे। अर्तुगरुल कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। जनवरी की सर्द दोपहर थी। पिछले 2 हफ्तों से होने वाली बारिश और धुंध के बाद आज धूप निकली थी, इसलिए मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए आज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में काफ़ी रश था। जगह जगह तालिब इल्म नज़र आ रहे थे। ग्राउंड मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था और इस धूप का लुत्फ़ लेने के लिए हानिया और इसकी दोस्तों का ग्रुप भी मौजूद था, जिसमें शिज़ा, रुबाब, अनाया, दुआ शामिल थे। अनाया और रुबाब के अलावा सब दोस्तें वक्ती पढ़ाकू थीं, लेकिन आज धूप की वजह से सभी इधर मौजूद थे। शिज़ा जो बोलना अपना फ़र्ज़ समझती थी, पिज़्ज़े का टुकड़ा उठाते हुए अपने ख़यालात की तर्जमानी की तो कितना खूबसूरत है और गाना शुरू कर दिया। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहनों, देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी प्यारी नहीं। मेरी अम्मा जान ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी, कोई सालगिरह नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं।
पिछली बार तेरी सालगिरह में देर हो गई थी, जिसकी सज़ा आज तक भुगत रही हूँ। रुबाब शीज़ा को आंखें दिखाते हुए बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही 2 मिनट कह के घंटा लगा दिया था। तुमको खुद ही मस्तियाँ सूझी थी, हमारा क्या कसूर? शीज़ा ने भी रुबाब को आंखें दिखाई। उफ, कितना बोलती हो तुम लोग, हानिया ने इनकी लड़ाई से तंग होते हुए कहा, जिस पर दुआ शीज़ा दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। हानिया भूरी आंखों, खूबसूरत नक्श नैन और साफ दिल वाली लड़की थी, जो कि इन समय कम ही बोलती थी मगर शरारती भी बहुत थी। अरे वो देखो, वो आ रहे हैं बादशाह सलामत और उनके वज़ीर। सॉरी वुज़रा, शीज़ा ने अरबाज़, शहरोज़, शाहज़ैन और अरसल को अपनी तरफ आते देखकर कहा और साथ ही अनाया की तरफ देखकर दांत नकोसे, क्योंकि अनाया और शाहज़ैन दोनों कज़न थे। शाहज़ैन अनाया को पसंद करता था मगर अनाया ने कभी अपनी पसंद ज़ाहिर नहीं की थी। इसकी ये हरकत अनाया को एक आंख ना भाती थी। अगर कोई बदतमीज़ी की ना तो ये बत्तीस ही तोड़ देनी है मैंने तुम्हारी, अनाया ने शीज़ा को गुस्से से देखकर कहा। इस पर शीज़ा ने फिर अपने दांतों की नुमाइश की। उफ, मेरी कमर को तोड़ दो बदतमीज़ लड़की, जॉन सीना कहीं की ना हो तो, शीज़ा चीखी जब अनाया ने इसकी बात सुनकर एक धप लगाई। इतनी देर में लड़कों का टोला भी इनके पास पहुंच चुका था। और लड़कियों, क्या कर रही हो इधर? क्लास नहीं आज तुम लोगों की? अरबाज़ ने पूछा। क्लास तो है अरबाज़ भाई, मगर हमने आज बंक मारा है। अब की बार हानिया ने दुआ की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अरबाज़ दुआ की बात बचपन ही से तय थी, पर वो अरबाज़ और दुआ ही क्या जो आराम से एक दूसरे से बात कर लें। दोनों ही एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे, जिनसे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर मानना कोई भी नहीं चाहता था। अरबाज़ को देख के पहले ही दुआ का मुँह ऐसे हो गया जैसे कच्चा करेला चबा लिया हो। वो चारों भी इन पाँचों के पास ही ग्राउंड पर बैठ गए। और तुम लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमने भी इस हसीन मौसम का मज़ा लेने के लिए आज क्लास बंक की है, शाहज़ैन ने कहा। अरे ये हमारी रुबाब आज इतनी क्यों चुप है? शीज़ा ने रुबाब को चुप देख कर पूछा। क्या हुआ, आज कवा नहीं मिला खाने को? शहरोज़ ने जानबूझकर रुबाब को छेड़ा। नहीं शहरोज़ बहरोज़, सोचा था तुम्हारा दिमाग खा लूँगी, पर वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, इसलिए भूखी बैठी हूँ। अच्छा अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, शहरोज़ ने मुँह बनाते हुए कहा। तभी कॉलेज का एक तालिब इल्म दौड़ता हुआ आया, जिस पर सदियों के शरारती शाहज़ैन बोला, ये तेरे मुँह पर 12 क्यों बज रहे हैं? इश्क विश्क तो नहीं हो गया? पर वो लड़का इसको नज़रअंदाज करते हुए केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट के सामने ऊंची आवाज़ में सबको मुतवज्जा करके नए टीचर की आमद के बारे में बताने लगा। इस पर माया, जो पूरी यूनी की सबसे मॉडर्न लड़की थी, शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहने हुए बोली, अगर वो कोई बूढ़ा हो तो रहने ही दो तुम। अरे नहीं माया, मैं अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख कर आ रहा हूँ, ऐसा हैंडसम बंदा मैंने कभी नहीं देखा। कि ज़मर किताबी कीड़ा भी जेलस फील कर रहा हो। ज़मर और उस किताबी कीड़े ने तमीज़ बांधते हुए कहा। रेली, फिर तो इन सर से मिलना ही पड़ेगा, माया ने जवाब दिया। ओहो नहीं, मैंने सुना है कि जो स्टूडेंट एक बार इनकी क्लास ले ले दोबारा क्लास में जाने का सोचता भी नहीं है। जितने हैंडसम है इतने ही जलाद सिर्फ टीचर भी हैं तो बहुत अमीर, पर यहाँ डैन की रिक्वेस्ट पर आए हैं। ज़मर ने एक ही सांस में अपनी बात ख़त्म की। अच्छा ये बताओ, हैं कौन से डिपार्टमेंट के? हानिया ने पूछा। बिजनेस के डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री के बीएस को भी स्टैटिक्स पढ़ाएंगे, ज़मर ने जवाब दिया। अच्छा ये कहकर इसने वापस हेडफोन लगा लिया। अच्छा ज़रा नाम तो बता दो इनका, शाहज़ैन ने पूछा। मीर वजदान शाह नाम है क्या? जिस पर अनाया और दुआना ने एक दूसरे को देखा और शाहज़ैन और शहरोज़ ने एक दूसरे को हैरानी से देखते हुए कहा, कहीं तुम नीली आँखों, भूरे बालों, लंबे तकड़े से बदले की बात तो नहीं कर रहे? शाहज़ैन ने इस बात से सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। हाँ कुछ ऐसा ही है, ज़मर ने हैरानी से कहा। वो तो मेरा कज़न है, ज़ैन बोला। सच में? हाँ, लेकिन तुम लोगों को इसे बचने का ही मशवरा दूंगा। खैर छोड़ो, अब तुम लोग इन बातों को, टाइम हो गया है छुट्टी का। दुआ ने सबको याद करवाया। हाँ ने इन सबसे बेखबर हेडफोन लगाए अपनी ही दुनिया में मगन थी, अपनी ही सोचों में। लेकिन सोचों में गुम हो तो जल्दी करो, घर नहीं जाना? शीज़ा ने ठोका लगाया। हाँ चलो। वो फाजी, फिर ड्राइवर, फिर वेट कर रहा होगा। आज तो फिर मामा से डांट पड़ेगी। आज तो फिर मामा से डांट पड़ेगी। केस नंबर 2। मीर वजदान शाह ज़्यादातर संजीदा तबीयत का इंसान था, पर जब मजाक करने के मूड में होता तो सबको पीछे छोड़ देता।
मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने की वजह से अना और अजीज़ इसकी तबीयत का खासा थे। जिस चीज़ को वो अपना समझ लेता वो फिर इसकी ही होती। दूसरे क्या सोचते हैं इससे इसको कोई सरोकार नहीं था। अपनी हर चीज़ के बारे में सख्त पॉजिटिव था। वो जिस चीज़ को अपना मान लेता इसको अच्छे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ता था, सिवाय एक शख्स के जो इसको छोड़ गया था। मीर वजदान शाह मीर फुरकान शाह का इकलौता बेटा था। मीर फुरकान और इनकी बेगम सबा शाह की वफ़ात एक हादसे में हुई थी। तब वजदान महज 12 साल का था। इस वाक़े ने इसको और संजीदा कर दिया था। मीर फुरकान के छोटे भाई मीर खज़र शाह इसके चचा भी 3 साल पहले इस दुनिया से कूच कर गए। अब इनकी बेगम ज़रीना शाह थी। इनके 3 बेटे ज़मान, शयान शाह, अरबाज़ शाह और एक बेटी अनाया और एक आयमा थी। सबसे बड़ा ज़मान, फिर अरबाज़ और इसके बाद अनाया, फिर शयान। आयमा सबसे छोटी थी इसकी उम्र में और अनाया की उम्र में 7 साल का फ़र्क था। इसकी फूफो शाज़मा शाह अपनी कज़न के साथ रहती थी। इनके 2 बेटे थे, शहरोज़ शाह और शाहज़ैन, और 2 ही बेटियां थीं, अमरीन और दुआ। शाहज़ैन और दुआ दोनों ट्विन थे। इनसे छोटा शहरोज़ शाह फिर अमरीन थी। ये लोग फुरकान हाउस के साथ वाले बंगलोर में रहते थे। इन सब की सरबराह शमशाद बेगम वजदान की दादी थी। अरे वजी, कहाँ रहते हो? दिखाई नहीं देते हो? मसरूफ़ हो क्या? शाहज़ैन ने वजदान को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखकर कहा। पहली बात तो यह है कि मेरा नाम वजी नहीं वजदान है, और आपको मुझसे शिकायत है कि मैं नहीं मिलता। तो मिलते तो आप भी नहीं हैं मिस्टर शाहज़ैन, वजदान ने रोकर जवाब दिया। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम क्या टीचिंग के चक्कर में पड़ रहे हो? ज़ैन क्योंकि बिज़नेस ही पढ़ रहा था, इसलिए जानता था कि अगर इसके वजी भाई ने पढ़ाया तो इसकी शामत पक्की है। क्योंकि तुम्हें क्यों डर लग रहा है? वजदान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा, ज़ैन की रग से जो वाकिफ़ था। अरे भाई, मैं क्यों डरूँगा भला, आप तो जान है अपनी। बस कह रहा था कि आप बिज़नेस भी हैंडल करते हैं तो मुश्किल ना हो जाए कहीं। ज़ैन ने फिर से, नहीं मुश्किल कैसी, उसे भी सदीकी साहब ने रिक्वेस्ट की है, सो मान ली। अब अपने छोटे से जहन पर जोर मत डालो, वजदान ये कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। लो जी, जोर न डालो जहन पर, अब तो शामत ही शामत है। ज़ैन बड़बड़ाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। शीज़ा, दुआ, अनाया, हानिया, रुबाब, इन 5 का ग्रुप आज पहले ही स्टैटिस्टिक्स की क्लास में लेट था। हाय, क्या इंप्रेशन होगा सर पर? पहला क्या सोचेंगे? कुछ नहीं होगा, आराम से चलो, दिमाग खा लिया है। रुबाब की बात सुनकर दुआ ने जवाब दिया। सब क्लास के सामने पहुंची तो सुख का सांस लिया कि सर नहीं आए थे अभी। उफ, शुक्र है टाइम पर आ गए हम लोग, नहीं तो हाँ पता है इम्प्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब के हानिया ने चिढ़कर कहा। सब क्लास में जगह ढूंढकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। तुम क्या बार बार पेन नीचे गिरा रही हो? शीज़ा ने हानिया को कहा। मैं कब गिरा रही हूँ? इस पेन को खुद ही मेरे कदमों में गिरने का शौक़ छिड़ा है। वो झुककर पेन उठाने लगी। तभी टीचर क्लास में दाखिल हुए तो सबने टीचर को सलाम किया। जी तो क्लास, वालेकुम सलाम, मैं आपका नया टीचर हूँ। वैसे तो ये सब्जेक्ट सर रेहान ने पढ़ाना था, लेकिन इनको कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से लंदन जाना पड़ा। इतना कहने के बाद इसने पूरी क्लास पर नज़र दौड़ाई, फिर सर झटक कर बोला, और एक बात मैं आप पर वाज़ह कर दूँ, मैं पढ़ाई में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता। आप मेहनत करने वाले हैं, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा स्टडीज़ में, लेकिन अगर आपने मजाक में लिया तो फिर अपनी सज़ा के लिए भी तैयार रहिएगा। वो 1 मिनट के लिए रुका, किसी चीज़ का एहसास पर अपनी नज़रें दोहराई, फिर अपने ख्यालात को झटकर फिर क्लास से मुखातिब हुआ। मेरी बात सबको समझ में आ गई या नहीं? जी सर। वो लड़कियाँ जो अभी भी इसको देख रही थी, इसके अंदाज में बात करने पर कोस रही थी इसको। मुझे तो लग रहा है ज़बान की जगह आरी फिट करवा के आए हैं वजी भाई, दुआ ने मुंह बनाकर रुबाब से कहा। रुबाब तो डर के मारे चुप ही रही। इस पूरी क्लास में एक वजूद ऐसा भी था जो इसकी आवाज़ सुनकर दोबारा अपनी झुकी हुई गर्दन न उठा पाया था। वो वजूद था हानिया का। इधर वजदान वसी शाह ने पूरी क्लास को अपना तारुफ करवाने को कहा। सब बच्चे बता रहे थे, पर इधर हानिया ने न जाने किस मुश्किलों से खुद को संभाला था। दिल कर रहा था कि वो उठकर भाग जाए, पर वो बुज़दिल नहीं थी, इसलिए संभल गई। इतने में पूरी क्लास अपना तारुफ करवा चुकी थी। शीज़ा के बाद इसका नंबर था। इसकी बारी आई तो आराम से अपनी सीट से खड़ी हुई। सर, मेरा नाम हानिया मलिक है, मैं 7th सेमेस्टर में A ग्रेड से पास हुई हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा सब्जेक्ट है। ये कहकर वो बैठ गई, पर सामने वाला जामिद हो चला था। इसको लगा इसके अंदर बिजली की सी एक लहर दौड़ गई है। ये कहकर वो तो बैठ गई, पर सामने वाला जामिद हो चला था। इसको लगा इसके अंदर बिजली की सी लहर दौड़ी है। माहौल में ताज सा पैदा हुआ। बहुत सी बातें, बहुत सी यादें जहन के पानियों से गुजर गई। वजदान शाह वहाँ ही सुन खड़ा रहता, मगर किसी टीचर ने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसको होश आया। वजदान, ये तुम अपने नोट्स वहीं छोड़ आए हो? मिस साशा ने एक अंदाज से अपने बाल पीछे किए। बहुत शुक्रिया, मगर आज के बाद आप मुझे सर कहकर ही मुखातिब करेंगी तो अच्छा लगेगा। ये कहकर वजदान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बात पर सारे क्लास के मुँह के खुले रह गए। वजदान ने अपना सर झटकर होश में आने की कोशिश की। जी तो क्लास, अपनी अपनी नोटबुक्स निकालें, आज हम स्टैटिस्टिक्स की बेसिक पढ़ेंगे। क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको केमिस्ट्री स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम आएगा, इसलिए भी इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है। इतना कहकर वजदान ने फिर से क्लास पर नज़र दौड़ाई।
मिस हानिया, आर यू पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर? क्या आप लेक्चर को तवज्जो से सुन रही हैं? यस सर। हानिया के बाद इंतहाई सर थी, जिस पर वजान के साथ बैठे इसके दोस्तों ने भी नोटिस किया था। जवाब सुनकर वो व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर के पॉइंट्स लिखना शुरू हो गया। लेक्चर के बाद सब क्लास से बाहर आए तो शीदा पूछे बनाना रह सकी, हानिया क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आज क्लास में भी स्टैचू बनकर बैठी रही हो। दादा बोली भी नहीं, मैंने 2 बार तुम्हें मुखातिब किया लेकिन जवाब ना आया। कुछ नहीं, बस वैसे ही, आज जाने का मन नहीं था सो बस इसलिए। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मेरी नज़र तुम पर ही होगी। शीदा बोली जी हाँ, कोई देखे ना देखे शीदा तो देखेगी, सबको रिपोर्ट्स जो देनी होती हैं। दुआ बोली चुप कर दी वो दुआ, मस्ती मिसनी तेरी रिपोर्ट दोनों तरह इधर उधर। हाँ, शीदा ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। ये कौन सी रिपोर्ट्स है आपके? अनाया भी इधर मुतवज्जो हुई। दुआ की तो आँखें ही बाहर आने वाली हो गई। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है, ज़रा हमें भी तो पता चले। अब जब हानिया की तरफ से सबका ध्यान उठ गया तो वो बोली कुछ भी नहीं है, वो कल मैं लेट हो रही थी तो बाद से खा के ड्रॉप कर दे, लेकिन इस शीदा की आंखों में तो दूरबीन फिट है। नो जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसने देखा ना हो। दुआ तंग आके बोली हाँ, लेट तो हम ड्राइवर के साथ आ जाती हैं। या डरबाज ने सोचा चलो नेक काम करके हाथम ताई की कब्र पर लात मारते हैं। अब के रुबाब ने भी इसकी किट लगाई। मिस हानिया, आपको मिस समारा बुला रही हैं। एक स्टूडेंट की आवाज़ पर वो सब चौंके। ओह सब तो मैं गई। हानिया बड़बड़ाई। क्यों, क्या हुआ? दुआ ने पूछा। फिज़िकल केमिस्ट्री के असाइनमेंट नहीं जमा करवाई मैंने। आई अभी ये कहते ही हानिया तो उससे जैसे अपनी ही जगह से छूमंतर हो गए। चलो हम अगली क्लास में चलते हैं। अनाया बोली। इसने फैकल्टी रूम में चेक किया तो चपरासी ने बताया कि वो सब नए टीचर को वेलकम पार्टी दे रहे हैं, जिस पर पहले तो दिल किया ना ही दे, पर आज सबमिट करवाने का लास्ट डे था तो वो अंदर चली गई। वो तेज़ी से अपनी ध्यान में जा रही थी कि जब ज़ोर से इसकी टक्कर हुई और इसका सर घूम गया। उफ, अब क्या दीवारें भी हैरी पॉटर की सीढ़ियों की तरह इधर उधर शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। जब ऊपर देखा तो मुंह हलक तक कड़वा हो गया सामने सराशर को देख के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अब इसने उस्ताहट से बोला। अरे मिस हानिया, आप तो हमें भूल ही गई जब से कंप्यूटर की क्लासेस ख़त्म हुई हैं। नहीं सर, बस पढ़ने में बिज़ी हूँ, मुझे इधर भी असाइनमेंट जमा करवानी है। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ये कहते हुए इसने खुद को ओलंपिक का चैंपियन समझते हुए दौड़ लगा दी। लो, इसको क्या हुआ? लगता है अब इसके वालिदैन से ही मिलना होगा, शर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तो अब डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा। कुछ फासले पर मौजूद वजदान ने गुस्से से अपनी मिट्टियाँ बंद करते हुए सोचा। ये सोचते इसके चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट दौड़ गई, फिर हाल की तरफ चल पड़ा। हानिया हाल में पहुंची तो वजदान को ना पाकर सूखा सांस लिया, फिर मिस समारा की तरफ चल पड़ी। मिस, ये मेरी असाइनमेंट जो छुट्टी की वजह से मैं जमा नहीं करवा पाई थी। हानिया ने मिस से कहा। हाँ हानिया बेटा, आपको ही बुलाया था मैंने, आपसे इससे गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं थी, आपको लीव ही लेनी चाहिए थी। आज तो ना डांटने मैम, सारा मेरा फर्स्ट डे है टीचिंग का और आप आज भी डांटने लगी। वो जवाब देने ही लगी थी जब वजदान की आवाज़ इसके करीब से आई तो वो तो डर के उछली और पाँव के मुड़ने से वजदान से टकरा गई, जिसने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर गिरने से बचाया था। जो चीज़ जिसकी होती है इसके पास ही आती है। संभल कर मिस हानिया, जब वो संभल कर खड़ी हुई तो वजदान बोला। इसकी हरकत से हानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। अरे हानिया बेटा, आप ठीक हो? मिस समारा के पूछने पर वो हाल में लौटी। जी मैम, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। इतना कह के वो तेज़ी से वहाँ से चलेगी। पता नहीं अजीब ही बर्ताव कर रही है आज ये बच्ची। वजदान इसको जाते देखकर एक बार मुस्कुराया, फिर मैम समारा की तरफ मुतवज्जो हुआ, पर अब इसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो हानिया को देखते हुए थी। नाना मान जाए ना, मेरे प्यारे नाना नहीं है, हानिया ने दुनिया के मासूम चेहरे पर लाते हुए कहा था। हानिया मेरे बच्चे, मुझसे ऐसी चीज़ें मत मांगो जो मुझे और बाकी सब घर वालों को तकलीफ़ दें। नाना जी, बस 2 महीने की तो बात है, जाने दें ना लंदन। मैं तो बस लंदन देखना चाहती हूँ। अब बाबा ने बुलाया है तो प्लीज़, हानिया ने ज़िद करते हुए कहा। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए, 1 दिन ऊपर नहीं। ये कहकर ज़ुल्करनैन साहब वहाँ से चले गए। ओ वाह, मज़ा आएगा, हानिया खुशी से नारा लगाते हुए अंदर भाग गई। बाबा, मैंने इसको आपके पास इसलिए भेजा था कि आप इसको मना कर देंगे, मगर आप तो राज़ी हो गए। बाबा, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। आप मना कर दें बाबा, समय। ज़ुल्करनैन इल्तिजाई अंदाज में बोली। हौसला करो समय, 2 महीने की तो बात है, आ जाएगी। ज़ुल्करनैन साहब बोले। पर बाबा, समय ने कुछ कहना चाहा, बस अब बहुत बहस हो गई। अगर वो चाहती है तो जाने दो। जी बाबा ठीक है, अगर आपको लगता है तो। वो ये कहकर अपने कमरे में सिर्फ बढ़ गई। हानी, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो बच्चे? अपनी मामा की आवाज़ पर वो चौंकी थी। बस ऐसे ही मामा। एक बात पूछूं? हानिया ने समय बेगम से कहा। हाँ पूछो। माँ होने के साथ साथ वो एक अच्छी दोस्त भी थी हानिया की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम किसी से नफ़रत करके भी मोहब्बत का जज्बा रख सकते हैं कि किसी की मौजूदगी आपकी रूह को तो सुकून देती है पर आपको बेचैन कर देती है? क्या ऐसा हो सकता है? हानी बेटा, आप ठीक हो ना? समय ने चौंक कर अपनी बच्ची को देखा था। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? समय बोली। वैसे ही सोच रही थी, अगर कोई हमारे दिल को तकलीफ़ दे, इस नफ़रत और नाराज़गी के बावजूद भी अजीज़ रहे, तो इससे क्या कहते हैं?
ओफ मम्मा, वाकई ही उर्दू की टीचर लग रही हैं। हानिया ने समय को हैरत से देखते हुए कहा। वो शाम हो गई है, लड़की शाम को बाहर नहीं बैठती यूँ। समय ने संभलते हुए कहा, मम्मा आप भी ना चलें अंदर। छोटी बीबी, बड़े साहब आ गए और आप लोगों को अंदर चाय पर बुला रहे हैं। जुल्करनैन साहब की आमद को सुनकर दोनों जल्दी अंदर बढ़ गई। कमरे में अंधेरे का राज था, पूरा कमरा धूं धूं था। सिगरेट की कश पर कश ले रहा था। तुम इतनी बेरुखी से कैसे बात कर सकती हो मुझसे? कैसे सर्द लहजे में बोल सकती हो मेरे साथ, इतना सर्द? मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, माफ़ी भी मांग लूँगा, पर मैं तुम्हें पाकर भी रहूँगा। वजदान को वो लड़की याद हुई जिसकी आंखें भी बोला करती थी। और अब बस सर्द सा उसके तासुर था और आंखें दर्द मौसमों का तासुर लिए हुई थी। वजदान से ये बेचैनी और तकलीफ़ बर्दाश्त न हुई। दिल पर हाथ रख के उठ बैठा। ये क्या कर दिया मैंने? साहिल पर पहुंचने से पहले ही कश्ती जला डाली। मेरी गलती की सज़ा मैं और तुम दोनों भुगत चुके हैं, अब और नहीं। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज वो सब टाइम पर ही क्लास में पहुंच गई थी। अब कम से कम जलाद को कोई मौका नहीं मिलेगा हमें टॉर्चर करने का। दुआ ने तेज़ से चलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वही सूरत में अगर आप खुद टॉर्चर सेल में न जाएं। लेक्चर में जब भी सर की नज़र मुझ पर पड़ती है तो सांस ऐसे रोक रोक कर चल रही होती है जैसे आप छुपे हों और जिन आके एकदम से जिन आ जाए। वो क्लास में दाखिल हुई तो हानिया सारी क्लास खाली होने के बावजूद आखिरी बेंच पर जा बैठी। अरे हानिया इधर आके बेंच पर बैठो, अनाया ने से हैरत से कहा। नहीं, इधर से वाइट बोर्ड सही से दिखाई देते हैं, वहाँ के डेस्क आ जाता है। हानिया ने जवाब दिया। हम भी फिर पीछे चलते हैं। रुआ बोली। अभी वो उठी थी कि वजदान अंदर दाखिल हुआ। इन सबको 15 मिनट पहले देख के रोका। आप सब इतनी जल्दी? हानिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। इल्म की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, हमेशा की तरह शीता की ज़बान फिसली। मर गए? शीता ने ऐसा से कहा। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है और आप सब कभी आगे भी बैठ जाएं कर। इसने शीता को नज़रअंदाज करके हानिया की तरफ देखा जो अपनी किताबें समेट कर आगे आ रही थी। वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपनी नज़र की चश्मा लगाकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। इसकी नज़रें बार बार हानिया को देख रही थी। मिस हानिया आप पढ़ रही हैं? वजदान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। जी सर, इंतहाई बेजारी से बोली। वजदान एक लम्हे को चुप हो गया, फिर बोला, मिस हानिया क्या उल्टे लफ्ज़ भी आपको समझ में आते हैं? हानिया ने पहले ऊपर देखा फिर किताब को देखा। उफ़, मैं भी ना। बुक उल्टी पकड़ी देकर हानिया सटपटाई। वजदान मुस्कुराया। फिर स्टूडेंट्स आना शुरू हुए तो सब क्लास की तरफ मुतवज्जो हो गए। अब क्यों पीछे पड़ा है? पहले करतूत कम है, दिल करता है कत्ल ही कर दूँ। पता नहीं खुद को क्या समझता है, इतनी गिरी पड़ी हूँ क्या? हानिया ने अपने कमरे में लेटे हुए गुस्से से सोचा। मीर वजदान शाह कमज़ोर मत समझना मुझे। किस नंबर 4? 3 साल पहले आज हानिया लंदन की हवाओं को महसूस कर रही थी। अरे फजल बाबा, आप अभी भी जॉब करते हैं? इसने फजल बाबा से पूछा जो इसको एयरपोर्ट लेने आए थे। फ़याज़ मलिक से पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, पर दिल में एक दर्द अभी भी उठा था जिसको छुपा गई थी। अरे कहाँ बेटा, बस तुम्हारा आने का सोना तो चला आया। वो फ़याज़ साहब थोड़ा मसरूफ़ थे ना, फजल बाबा ने इसको बताना चाहा। बाबा रहने दें, आप भी जानते हैं और मैं भी। वो हर वक्त मसरूफ़ ही रहते हैं। चलें घर चलकर मिल लूँगी, हानिया ने मुँह बनाते हुए कहा। ये कहकर वो कार में जाकर बैठ गई। एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र कैसे तय हुआ था इसको याद न था। उसे बस ये याद था कि ना तो मौसम बदला है ना लोग। पता नहीं कब बाबा के कब रिश्तों पर तवज्जो देंगे। ये नहीं था कि रियाज साहब बुरे थे, पर बहुत कुछ पाने की चाह में बहुत कुछ खो भी दिया था। वो फजल बाबा के साथ जो ही अंदर दाखिल हुई तो रीम बेगम से इसका सामना हुआ जो फ़ोन पर बात कर रही थी। कैसी हो? रीम बेगम की आवाज़ सुनकर वो रुकी। ठीक हूँ। फिर फजल बाबा से बोली, बाबा मुझे मेरा कमरा दिखा दें। रीम बेगम ने इसके रवैये पर तस्दीक महसूस की पर कुछ ना बोली। हानिया अपने कमरे में आकर लेटी तो फिर अजनबी मलिक मैं अकेले के एहसास से आंखों में नमी आ गई। पता नहीं अम्मी ने भी कॉल क्यों नहीं की। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर फ़ोन करूँगी। लैम्प की रोशनी बंद करके सो गई। और सुनाओ हानिया, बड़े दिन से मैं नोट कर रही हूँ तुम अपनी ही दुनिया में गुम हो। दुआ ने हानिया को गुमसुम बैठे देखकर कहा। हानी, कहीं इश्क का रोग तो नहीं लगा बैठी तुम? बेखुदी बेसबब तो नहीं? गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? शीता ने भी अपने मखसूस अंदाज में पूछा, जिस पर हानिया की तरफ से इसकी एक धप मसूल हुई। तुम लोगों का तो दिमाग ही खाली है, किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद तो कहीं ही नहीं जा सकती। अब तो पक्का कोई है, लगता है वो उर्दू वाला। अनाया भी अपने हिस्सा डालते हुए बोली। तुम्हारा तो इधर मैं सीन बनाती हूँ, वो भी इंग्लिश वाला। तंग आकर हानिया ने अपने रोल किए हुए नोट्स को निशाना बनाकर अनाया की तरफ लगाया, जिस पर सबके मुँह हैरत और डर से खुले ही रह गए क्योंकि हानिया का निशाना चूक गया था। हानिया के नोट से लगाए गए निशाने से अनाया तो बच गई, पर सर वजदान शाह नहीं बच सके। ये बदतमीज़ी किसने की है? वजदान ने सर उठाकर देखा तो सामने हानिया नजर आई तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर हानिया की खौफ में डूबी शक्ल देखकर हैरानी हुई। फिर होश में आए तो अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए मसनूई गुस्से में कही, किसकी हरकत थी वजदान भाई? मेरा मतलब है सर। दुआ के साथ साथ सबकी उंगलियां हानिया की तरफ उठ गई। मिस हानिया, अभी मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ ले आइएगा।
हानिया को तो सांप ही सूंघ गया था। मिस हानिया, ओके आ जाएंगी ना आप? जी सर, हानिया ने हल्के से मिन बनाई। ओके, फिर आधे घंटे बाद मैं आपकी खबर लेता हूँ। ये कहकर वजदान तो चल दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट ली, पर हानिया को तो खून खुश्क हो रहा था। वजदान के गुस्से से भी वाकिफ़ थी और जानती थी कि ना गई तो फिर और शाम में तो आ जाएगी। लो जी हानिया, पानी में। शीदा बोली। हानिया नहीं भैंस रवाब ने इसकी तस्दीक की। या अल्लाह रहम करना हानिया पर, आमीन, सबने यकजमान होकर कहा। ठीक है। आधे घंटे बाद वजदान के ऑफिस के सामने थी। हाय, अब क्या करूं, जाऊं या न जाऊं? अभी इस कश्मकश में थी कि चपरासी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। अरे आप हानिया हो? जी बाबा, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। जी। हानिया मिन मनाते हुए अंदर दाखिल हुई। वजदान जो सिगरेट पीने में मशगूल था, इसको देखकर अपनी सिगरेट मसली। बैठे मिस हानिया। मिस हानिया को देखते हुए वजदान बोला। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। ठीक है हानिया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हें बस बताने के लिए बुलाया है कि अगर किसी और का ख्याल पा लिया है तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मैं इतनी गिरी पड़ी या दिल फेंक लगती हूँ? हानिया का तो पारा ही हाई हो गया। और आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? आज तो कह लिया तुमने हानिया, आइंदा ना सुनूं मैं तुम्हारे मुँह से। इसकी बात वजदान को गुस्सा दिला गई थी। दिल के टेबल पर पड़ा पेपर वेट दीवार पर दे मारे और मेरे दिल से पूछो कि तुम क्या हो। खैर, आइंदा मैं ऐसी बात ना सुनूं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। नाउ यू कैन गो। पर हानिया आँख पहाड़े हुए से देख रही थी। यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन? नहीं सर। देन वाई यू आर स्टिल स्टैंडिंग हेयर? इसके लहजे पर हानिया सर पटाते हुए जल्दी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए बाहर निकली। दरसगाह को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। जाते हुए कहना नहीं भूली थी। वजदान को शर्मिंदगी तो हुई, पर झटक कर अपने काम में मशगूल हो गया। पता नहीं खुद को क्या समझ रखा है, पागल नज़र आती हूँ। हानिया बड़बड़ाते हुए सीधा से जा टकराई। क्या हो गया है कि किसी चीज़ ने काट लिया है तुम्हें जो यूँ जा रही हो? शीदा अपने पाँव को सुर्ख पाँव देख कर अफसोस से बोली। हाँ, काट लिया है एक वलायती चमगादड़ ने। हानिया गुस्से से बोली। हानिया के मुँह से ऐसे अल्फाज सुनकर पानी पीते नाय के मुँह से फव्वारा निकला जो सीधा हानिया के पाँव पर गिरा। वाह, सर की डांट से तो आज मुज़्ज़ा ही हो गया हानिया बीबी। और ऐसे गुफ्तगू? रबाब ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोला। हानिया कभी भी टीचर्स के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती थी। अब अगर तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया ना तो सर फाड़ दूँगी तुम लोगों का। हानिया इन लोगों को डांटती हुई वहाँ से चलेगी। दुआ तुम मानो ना मानो, मुझे तो लग रहा है दाल काली है, बल्कि काले चने पक रहे हैं। शीदा की राय पर सब ने हाँ में सर हिलाया। फिलहाल तो चलकर ऑर्गेनिक की क्लास लेते हैं, शीदा ने सोच में डूबे हुए कहा और क्लास की तरफ चल दी। माजी 3 साल पहले। हानिया कैसी हैं आप? रियाज साहब ने नाश्ते की मेज़ पर हानिया से पूछा था। ठीक हूँ, बेड पर बटर लगाते हुए बोली। चलें ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके, फिर मैं चलता हूँ अपनी बेगम से गए हुए। और हानिया, आपने कहीं घूमने जाना हो तो मेड को साथ ले जाएगा, आपको सैर वगैरह करवा देगी। जी ठीक है, हानिया ने जवाब दिया। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। मैं भी रूम में चलती हूँ। हानिया रूम में जाते हुए रीम के आवाज़ पर रुकी। मेरा हक तो नहीं बनता, पर क्या मैं सम्या को पूछ सकती हूँ कैसी है वो? नहीं, आप नहीं पूछ सकती, और प्लीज़ मुझसे ऐसे सवाल ना पूछें। हानिया कहकर अपने रूम की तरफ चली गई। किस नंबर 5। आज लंदन का मौसम दिलकश मंजर पेश कर रहा था। छोटे छोटे रुई के गाले इसके चेहरे को छू रहे थे। अपने रूम में टेरेस के पास खड़ी थी। वो पहले भी खूबसूरत थी, पर इस मौसम में तो बर्फ़ की परी महसूस हो रही थी। क्या बोर हो रही हो मामा? ठीक ही कह रही थी कि मैं ही आ गई हूँ। मैं खुद कलामी करते हुए बोली। चलो कोई नहीं, बाहर घुमाती हूँ, बस अगले ब्लॉक तक। फिर अपने बात पर अमल करते हुए बाहर स्ट्रीट पर आ गई और चहलकदमी करने लगी। चलते हुए इसको काफ़ी वक्त हो गया तो साइड बेंच पर ही बैठ गई। जब 5 मिनट बाद टाइम देखा तो एहसास हुआ कि मोहतरमा पिछले तकरीबन 1 घंटे से चल रही हैं। ओ नो, आज तो हाना शेफ़ की मदद करनी थी। किचन में चपली कबाब बनाने थे। वो उछल के खड़ी हुई तेज़ कदम उठाने लगी, पर हाय रे किस्मत, गली का मोड़ मुड़ते ही किसी से टकरा कर नीचे गिर गई। हाय, ये रास्ते में कंटेनर किसने खड़े कर दिए हैं, वो भी पत्थर की तरह सख्त, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर गुस्से के वाज़ेह आसार थे। इधर हाना ने अपना चेहरा उठाया। भूरे मोतियों का टकराव नीले मोतियों से हुआ था। एक शहर था जो फिज़ाओं में फैला था। वह हैरानी से हानिया को देखने लगा। ये एहसास तो पहले कभी नहीं हुआ। उसने तो दुनिया में बहुत देखा था, लेकिन फिर हानिया को देखकर अजीब सा लगा। फिर चुटकी बजाकर बोली कि हेलो मिस्टर, बिहेव। इफ़ यू हैड यूज्ड दीज आइज फॉर द पर्पस फॉर यू, देन आई वुड नेवर हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। फिर इस लड़के ने इधर देखा। माइन हाउ, तो अपनी गलती का एहसास हुआ? या आई एम सॉरी, रियली।
मैं उर्दू समझता हूँ, लेकिन ये जो भी बोला है ना, यकीन मानिए समझ नहीं आया है ना। कि आंखें इस अंग्रेज़ के मुंह फर उर्दू सुनकर फ़ौरन फुटबॉल जैसी हो गई। इस तरह हैरान ना हो, चलें इस कॉफ़ी शॉप में चलें, सॉरी की कॉफ़ी पिला देता हूँ, कुछ तारुफ भी हो जाए। वाह भाई वाह, ये कौन सी रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं आप। तारुफ अपना पास रखें, न जान न पहचान में तेरा मेहमान। ये कहकर हानिया उठने लगी तो फिर इससे इसका पैर फिसला और वो वापस ज़मीन बोस हो जाती, लेकिन इसने उसको गिरने से बचा लिया। इस लड़की के चेहरे पर आई मासूमियत शायद इसने देखी हो। हानिया इसके दोबारा यूँ मुसलसल देखने पर कन्फ्यूज़ हो गई। अरे रुके, मेरा नाम तो सुन ले, मेरा नाम। इसकी बात दरमियान में ही रह गई। मैं नहीं सुन रही, हानिया कहती तेज़ी से चलने लगी। अपने घर के सामने पहुँच कर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इस बंदे की आवाज़ इसको सुनाई देगी थी। मेरा नाम मीर वजदान शाह है। उफ, भाग गई यार। लड़कियां तो मेरे पीछे भागती हैं, ये मुझसे भाग रही है। फिर आसपास देखा तो अपनी लापरवाही पर खुद को कोसा। अभी कोई रिपोर्टर देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी और इस लड़की की। वो अपनी हरकत पर खुद भी हैरान था। एक बार इस घर की देखा जहाँ वो गई थी, फिर अपने पेंट हाउस के रास्ते की तरफ भागने लगा। पेंट हाउस में दाखिल होते ही इसका सामना अपनी स्टडीड मैगन और बॉडीगार्ड से हुआ। मैगन, जो कि अपने सर के सख्त रवैये से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए सर को देखते ही स्टार्ट हो गई थी। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आप 9 बजे से 1 घंटे तक तमाम अमले की कारकर्दगी की रिपोर्ट देखनी थी, जिसके लिए आप लेट हैं, क्योंकि आप 9:30 बजने वाले हैं। इसके बाद 12 बजे आपकी T2 कंपनी के CEO के साथ तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग है। अभी वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि वजदान ने इसको मना कर दिया। मिस मैगन, आप 9 बजे से 11 बजे वाले सारे आज के लिए कैंसिल कर दें। लेकिन सर, मिस मैगन, बॉस मैं हूं कि आप, इसलिए 12 बजे वाली मीटिंग मैं देख लूँगा। इस वक्त आप जा सकती हैं। मैगन परेशानी से कुछ कहने लगी, पर वजदान की बात खामोशी से चलेगी, जबकि मीर वजदान इन कांच आँखों के सहर में मुब्तला हो चुका था। ये बंदा पीछे क्यों नहीं छोड़ता मेरा। वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोल रही थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल के जख्म फिर से हरे हो गए थे। हानिया ने अपना मुंह धोया और शीता को मैसेज करके पूछा वो कहाँ पर है। इसका जवाब आने पर यूनिवर्सिटी की कैंटीन की तरफ चल दी। शीता, हाँ क्या हुआ। अनाया के बुलाने पर शीता ने पूछा। मेरा ख्याल है हानिया रोई है। ये कब हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया, शीता ने अनाया को देखकर कहा। वो इसलिए कि मुझे भी अभी पता चला है। वो देखो सामने। अनाया ने सामने आती हानिया की तरफ इशारा किया। देखते हैं, चने काले हैं, जल के राख हो गए हैं। शीता से सोचते हुए कहा, हानिया तुम ठीक हो, ये चेहरा क्यों लाल है, आंखें भी रोई हुई हैं। शीता की जगह रुबाब ने देखा तो पहले किताब पढ़ने में मशगूल थी। किस नंबर चाहिए, आंखें ही तो ले डूबी। हानिया ने सोचा। किधर गुम हो। दुआ बोली, इधर ही हूँ। रोई नहीं हूँ, बस सर में दर्द है। लगता है बुखार हो गया। तुम्हें पता तो है बुखार में मेरी आंखें भी सूज जाती हैं। हानिया को वाकई बुखार का एहसास हो रहा था। ड्राइवर की कॉल्स आ रही हैं, अब चलती हूँ मैं। मेरी अगले दिन 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के दस्तखत करवा कर लीव लगवा देना। पिछली बार की तरह ना करना, दस्तखत ही ना करवाओ, नंबर ही हैं अटेंडेंस के। बहुत उदास रहेंगी तुम्हारे बिन। या मेरी दोस्त शीता से टूटे टूटे अल्फाज से गाते हुए बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। ओके, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलो हम भी अगली क्लास में चलते हैं, इससे पहले कि सर यासिर भी क्लास में कर्फ्यू लगाना शुरू कर दें। हाँ चलो। सब ने अपनी चीज़ें समेट कर क्लास की राह ली। वजदान ने अपनी दादी के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ, कौन है बाहर। मैं हूँ ग्रैंड माँ। वजदान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ये ग्रैंड माँ मेरी समझ से बाहर है, दादी ने कहा। शमशाद बेगम बोली, अच्छा ग्रैंड माँ, मेरा मतलब दादी जान। आप ठीक हैं, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बोलो किस काम से आए हो, वरना तो कई दिन मुँह नहीं दिखाते। पहले तो